स्टॉक मार्केट में आम देशवासियों के इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया ज्यादातर देशों से पीछे है और एक अहम वजह है ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसे की कमी। आखिर देश के कैपिटल मार्केट पर कोई करे भी तो कैसे करे भरोसा, जब इतने हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स अपनी लिस्टिंग के ही दिन आईपीओ प्राइस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इंडिया में आईपीओ का प्राइस बैंड एक ऐसा वैल्यूएशन का बबल बन गया है जो करता है आम इन्वेस्टर्स को मिसलीड। बात कोई एक दो अपवाद की नहीं है। अक्सर ही स्टार्टअप कंपनीज हाइप क्रिएट करके काफी हाई वैल्यूएशन और प्राइस बैंड पर आईपीओ लेकर आते हैं और इन्वेस्टर्स का हो जाता है लिस्टिंग के ही दिन नुकसान। ताजा मामला लेंसकार्ट का है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि कंपनी ने चश्मे पहनाते पहनाते इन्वेस्टर्स को पहना दिया टोपी। लेंसकार्ट का आईपीओ अपने प्राइस बैंड 402 रुपए से कम 395 रुपए पर हुआ लिस्ट, और आगे ये प्राइस पॉइंट भी कितने दिन सस्टेन करेगा ये देखने वाली बात होगी जब इनिशियल इन्वेस्टर्स करने लगेंगे एग्जिट। लेकिन ये कोई अकेले लेंसकार्ट की कहानी नहीं है। लेंसकार्ट का आईपीओ कोई अपवाद नहीं है। एक लंबी लिस्ट है इंडिया में कंपनीज की जो काफी हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आए और आज इन्वेस्टर्स फंसे पड़े हैं अपने लॉस के साथ। सवाल यह है कि अगर इन कंपनीज का वैल्यूएशन कंपनी के फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट से काफी ज्यादा है, प्राइस पॉइंट काफी इन्फ्लेटेड है, तो किसकी जिम्मेदारी है ये देखने की। आप सोचेंगे कि ये तो सेबी का काम है, लेकिन नहीं, सेबी नहीं करता है आईपीओ पुलिसिंग। और सच तो ये है कि ये आप इन्वेस्टर्स की ही जिम्मेदारी है कि अपने रिस्क पर आईपीओ में करो निवेश। और इसलिए भी रहता है इंडिया का आईपीओ और कैपिटल मार्केट एक संदेह के घेरे में, क्योंकि प्राइसिंग और वैल्यूएशन बबल के शिकार होते हैं आम रिटेल इन्वेस्टर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया का कैपिटल मार्केट यूं तो हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। हर्षद मेहता और केतन पारेख से लेकर हाल के दिनों में जेन स्ट्रीट तक लंबी लिस्ट है स्कैम्स की। लेकिन इन स्कैम्स से परे भी स्टॉक मार्केट में हैं कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो आम निवेशकों को रखते हैं सशंकित, और उसमें एक अहम फ्लॉ है आईपीओ की प्राइसिंग। देश में आम लोग आज भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को निवेश कम और सट्टा जुआ ज्यादा मानते हैं, और ज्यादातर लोग जो निवेश करते भी हैं वो हैं पैसिव इन्वेस्टर्स, और उनका पैसा आता है कैपिटल मार्केट में एसआईपी और म्यूचुअल फंड के रास्ते। और इस ट्रस्ट डेफिसिट या भरोसे की कमी की वजह देश में कुछ फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है तो कहीं ज्यादा है अक्सर ही वो बुरा अनुभव जो उन्हें एक के बाद एक कई आईपीओ से मिला है। कंपनीज के आईपीओ के स्वीकृत प्राइस बैंड पर अक्सर ही सवाल उठते रहे हैं। कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि एक एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट हाउस जो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है उसका प्राइस बैंड उतना ही हो जितना कि एक स्टार्टअप कंपनी का जिसका कैश बर्न उसके प्रॉफिट तो छोड़िए टोटल सेल्स से भी ज्यादा हो। आईपीओ को लेकर कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं एक ऐसी जमीनी हकीकत जिसे कि अक्सर ही छुपाया जाता रहा है हाई वैल्यूएशन के हाइप से। 2025 में अभी तक एवरेज आईपीओ लिस्टिंग में प्रॉफिट सिर्फ 9.1% मामलों में ही हुए हैं। ये 2024 के मुकाबले में भी 70% कम है, जब 30.25% आईपीओ लिस्टिंग प्रॉफिटेबल रहे थे। 2023 में भी केवल 28.68% आईपीओ की ही लिस्टिंग में प्रॉफिट रही थी। बात अगर इन सालों में एवरेज लिस्टिंग प्रॉफिट की करें तो ये आंकड़ा है महज 10.72%। 2025 में जो 91 कंपनीज लिस्ट हुई उसमें से 36 कंपनीज के स्टॉक एक्सचेंज में ओपनिंग ही लॉस में हुई। लेकिन वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का खेल कुछ ऐसा है कि इस बीच इन कंपनीज ने इस साल 1,21,000 करोड़ से ज्यादा का फंड रेज कर लिया आईपीओ लाकर। कंपनी भले ही रहे लॉस में, लेकिन आईपीओ लाकर मुनाफा तो बटोर लो और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा रहने दो फिर लॉस में स्टॉक को लेकर। समस्या यह है कि ये स्टार्टअप कंपनीज इतना ब्रांड हाइप और करोड़ों का वैल्यूएशन बबल क्रिएट करके भी ₹1 प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम तो वैल्यू क्रिएशन की जगह वैल्यूएशन का खेल बनकर रह गया है। मैंने इंडियन स्टार्टअप के इस विरोधाभास पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया था रिसेंटली, और आप इस चैनल पर देख भी सकते हैं। बात चाहे वाइजूज की हो या स्विगी की,
ओला इलेक्ट्रिक की हो या जेप्टो, मीशो, डिलीवरी या फिर क्रेड और पेटीएम की, ये सारे ही केस स्टडीज की बिजनेस का हाइप और वैल्यूएशन बबल इन्हें प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा है। एक आम निवेशक को किसी नाई का, किसी लेंस कार्ड के ब्रांड वैल्यू से क्या ही वास्ता, अगर ये स्टॉक्स इतने ओवर वैल्यूड होकर भी अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही ट्रेड करें स्टॉक एक्सचेंज पर। इंडिया के कैपिटल मार्केट में इतनी ट्रांसपेरेंसी की कमी बनी हुई है और एक इन्वेस्टर एजुकेशन के तहत इस सब्जेक्ट पर कोई बात हो ही नहीं रही है। आप तो एक आईपीओ में शेयर के लिए अप्लाई इसलिए कर देते हैं कि आईपीओ को लेकर एक हाइप महीनों पहले बना दिया जाता है। आईपीओ खोलने के ही दिन आप खबरों में सुनते हैं कि ये आईपीओ तो 25 गुना 30 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। आप मान लेते हैं कि लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं ये आईपीओ, तो जरूर इसमें मुनाफा होने वाला है। जरूर कोई बात तो होगी कि इतने लोग इतने हाई वैल्यूएशन पर भी खरीद रहे हैं इस कंपनी के शेयर। एक ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी खेल चलता रहता है और ये सब मिलकर एक फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर देते हैं। लेकिन लिस्टिंग के ही दिन वही आईपीओ खुलता है अपने प्राइस बैंड से 10 से 20% कम प्राइस पर, और उसके बाद एक लंबे अंतराल तक वो स्टॉक अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही ट्रेड करता रहता है। और इस बीच आप ये खबरें भी सुनते हैं कि कैसे विदेशी इन्वेस्टर्स हो गए मालामाल कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर के तौर पर और आपके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट पर। वैसे इस फोमो के बीच जिन्हें आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता है, वो बेटर रोमो, रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट एंजॉय करते हैं। इन सब के बीच एक आम आईपीओ इन्वेस्टर के लिए तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईपीओ का शेयर प्राइस कैसे तय किया जाता है और क्या ये फेयर होता है। इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि ये प्राइस डिटरमाइन करने में कई सारे ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट कंडीशन, मार्केट डिमांड, इंडस्ट्री कंपेरेबल्स, प्रोजेक्टेड ग्रोथ, कंपनी का नैरेटिव और इसी के साथ इन्वेस्टर साइकोलॉजी। कई बार, या फिर यूं कहें कि इंडिया में तो अक्सर ही कंपनी का नैरेटिव, मार्केटिंग और मीडिया बज फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को ओवरशैडो कर देता है। मर्चेंट बैंकर्स तय करते हैं आईपीओ का प्राइस और सेबी इसकी पुलिसिंग तो करती नहीं है। सो मर्चेंट बैंकर्स का जो वेस्टेड इंटरेस्ट और बायस होता है वो तो होता ही है, लेकिन वो अक्सर ही तर्क ये देते हैं कि चूंकि इन नई कंपनीज का कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं रहा है, इसलिए इनका वैल्यूएशन किसी भी कन्वेंशनल मेथड से नहीं हो सकता है। आखिर कैसे कोई जस्टिफाई करे कि किसी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो रहा है जितना कि पूरे उस इंडस्ट्री का सेल्स वॉल्यूम भी नहीं है। याद कीजिए 2000 के .com बबल बर्स्ट के पहले क्या हुआ था। बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज आईपीओ लेकर आई थी और आसमान छूती वैल्यूएशन पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ट्रेंडिंग थे उस समय। कई कंपनीज तो सिर्फ इसलिए आईपीओ को लेकर मार्केट टाइमिंग करती हैं कि इस समय बाजार इस सेक्टर के लिए फेवरेबल है और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। 2000 के .com बबल बर्स्ट की ही तरह 2008-9 में भी कंपनीज कोई नया आईपीओ लेकर आ नहीं रही थी, क्योंकि कोई हाइप क्रिएट करके हाई वैल्यूएशन मिलने वाला था ही नहीं। स्टॉक मार्केट में आप भले ही एक आम निवेशक के तौर पर मार्केट को टाइम ना कर सकें, लेकिन यह कंपनी जरूर आईपीओ के साथ मार्केट टाइमिंग का खेल खेलती रहती हैं। ये इंडिया के स्टॉक मार्केट के आम निवेशकों का ऐसा पेन पॉइंट है जिस पर की बात होनी जरूरी है आज। लेकिन सबसे जरूरी सवाल जो है आपके लिए वो ये कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट को लेकर। यह कहना बहुत ही आसान है कि आपको अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए और फाइनेंशियल फंडामेंटल, कंपनी के सारे रिपोर्ट्स, डीआरएचपी वगैरह अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। लेकिन देश में अगर यह सब फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होती तो बात ही क्या थी। सबसे पहले तो यह समझिए कि आईपीओ में निवेश किसी भी और निवेश से अलग है ही नहीं, और आप में से ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फंडामेंटल को उस तरीके से समझ भी नहीं सकते हैं जैसे कि ये कंपनीज और इनके मर्चेंट बैंकर्स से लेकर मार्केटिंग चैनल्स और मीडिया आपको समझा देंगे। आपको लेकिन ये जरूर असेस करना चाहिए कि कंपनी कितने सालों से बिजनेस में है और मार्केट में इस कंपनी को लेकर क्या फीडबैक है। कहीं कंपनी ने अचानक से ही तो अपना
मार्केटिंग और मीडिया बज नहीं क्रिएट किया है क्योंकि उन्हें आईपीओ से पैसा बनाना था। यह कभी ना भूलें कि आप जिस आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर समझ रहे हैं, वो दरअसल इनिशियल ऑफर हो चुका है इन्वेस्टर्स के लिए काफी पहले। चाहे आईपीओ की थ्योरेटिकल डेफिनेशन कुछ भी हो, इन्वेस्टर्स अब बनाने वाले हैं आपके इनिशियल ऑफर से अपना इनिशियल या सेकंड थर्ड राउंड का प्रॉफिट। और अंत में मेरे यक्ष प्रश्न, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है आईपीओ के ओवर वैल्यूएशन का और आम निवेशकों को टोपी पहनाने का? क्यों नहीं रखती है नजर सेबी ऐसे आईपीओ के अनरीजनेबल वैल्यूएशन पर? क्यों प्री आईपीओ में ही निकल जाते हैं बड़े खिलाड़ी बड़ा मुनाफा कमाकर और उसकी भरपाई करता है फिर आम रिटेल इन्वेस्टर? हम और आप जैसे लोग क्यों लुटाएं अपना पैसा इन आईपीओ में? फिर क्यों खरीदें 10 रुपए की चीज 400 में या 1000 रुपए में, सिर्फ इसलिए कि इसका फ्यूचर अच्छा है और कीमत 2000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है आगे चलकर? अगर यही है लॉजिक, तो फिर सट्टा लगाने और जुआ खेलने में क्या ही बुराई है? जिंदगी में पैसा लुटाने के तो और भी तरीके हैं ना दोस्त, आईपीओ में ही क्यों? आप भी सोचिएगा इस पर और अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। हम हर सच को ऐसे ही करेंगे एक्सपोज और खुलकर रखेंगे अपनी बात लोगों को जागरूक बनाने के लिए। शुक्रिया।